मिडिल ईस्ट में बम गोला बारूद की बारिश का दौर लगातार जारी है। इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दहला रहे हैं। ईरान भी अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत के दम पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। अमेरिका ने जहां इस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना ली है, वहीं तेहरान आंख के बदले आंख की तर्ज पर अयातुल्लाह खमेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाकर भीषण पलटवार कर रहा है। जंग के 12वें दिन का हाल कैसा है, आपको ये रिपोर्ट बताइए। मिडिल ईस्ट में चल रहा महायुद्ध 12वें दिन में प्रवेश कर गया है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका लगातार हमला कर रहे हैं, तो ईरान का पलटवार भी जारी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। खबर है कि ईरान ने इराक में स्थित अमेरिका के हरीर एयरबेस पर अपनी मिसाइलों से हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसने 5 बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी बेस पर दागी हैं। ईरान ने इजराइल पर भी बड़े हमले का दावा किया है। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव में स्थित इजराइल के हाइफा सैटेलाइट सेंटर को निशाना बनाया है। वीडियो में सैटेलाइट सेंटर पर मिसाइलें गिरने के साथ धमाका होते दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया है, जिससे तेल अवीव समेत कई शहर दहल उठे हैं। पहली बार हमले का ऐसा साफ वीडियो सामने आया है जिसमें इजराइल के भीतर मची भीषण तबाही को साफ साफ देखा जा सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमलों में अब तक 6 अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक अमेरिका के लगभग 140 सैनिक इस जंग में घायल भी हुए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच अमेरिका ने समंदर में माइंस बिछाने वाली ईरान की 16 बोट को तबाह करने का दावा किया है। अमेरिकी फौज ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी नेवी की इन बोट्स को निशाना बनाया। आशंका जताई जा रही है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रास्तों पर या तो बारूदी सुरंग का जाल बिछाने की तैयारी में है या वो ऐसा कर चुका है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। अमेरिकी सेना ने नॉर्थ वेस्ट ईरान के तबरीज में बने IRGC के हेडक्वार्टर पर हमले का दावा किया है। हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धमाकों के बाद धुएं का गुबार उठते देखा जा सकता है। हमले में IRGC हेडक्वार्टर के तबाह होने की बात कही जा रही है। अमेरिका और इजराइल की सेना ने तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के पास के इलाके को एक बार फिर से निशाना बनाया है। एयरपोर्ट के आसपास सुबह करीब 4 बजे तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। धमाके के बाद आग और धुएं का गुबार उठता देखा गया। हाल के दिनों में इस एयरपोर्ट को कई बार इजरायली और अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया है। उधर इजराइल लगातार लेबनान को भी दहला रहा है। इजरायली वायुसेना ईरान के मददगार उसके प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा कर रही है। पूर्वी और दक्षिणी लेबनान में रात भर हुई इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि पूर्वी बेका घाटी में हुए हमले में 7 लोगों की जान चली गई। इसी बीच जंग के 12वें दिन ईरान ने बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान ने कहा है कि अब वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों को भी निशाना बनाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों के इजराइल, दुबई और अबू धाबी स्थित दफ्तरों और डेटा सेंटर्स पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक टेक सप्लाई चेन और डेटा सिक्योरिटी पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, इधर क्या हुआ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच जंग और तेज हो गई है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज से तेल का एक भी जहाज वो गुजरने नहीं देगा, पास नहीं होने देगा। अमेरिका कह रहा है कि वो हॉर्मुज को बंद होने नहीं देगा। दिखाए ईरान को जहाज रोक करके। कल अमेरिका ने समंदर में ईरान के माइन लेइंग जहाजों को उड़ाने का दावा किया, तो आज ईरान ने 3 जहाजों को समंदर में ही धमाका करके उड़ा दिया। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को समंदर में ही माइंस से उड़ाने की धमकी दे रहा है। क्या ईरान ने समंदर में पानी के नीचे बमों का जाल बिछा दिया है? देखिए रिपोर्ट। एक कर समंदर में 16 छोटे जहाजों पर मिसाइल और बम से हमला। जहाजों को डुबाने का ये वीडियो होर्मुज स्ट्रेट का है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में होर्मुज जहाजों का कब्रिस्तान बन गया है। जिन जहाजों पर हमला हुआ है वो ईरान की है और उन्हें टारगेट कर अमेरिका ने नष्ट किया है। अगर अमेरिका इन्हें नहीं डुबाता तो ये होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और यूरोप के शिप को धमाका कर डुबा देते। अमेरिका ने होर्मुज में जिन छोटे जहाजों को मिसाइल दाग कर उड़ाया है वो माइन लेइंग शिप थी, जो होर्मुज में पानी के नीचे समंदर की गहराई में नेवल माइंस बिछा रही थी।
ईरान होर्मुज को बंद कर चुका है। खबर है कि होर्मुज में तेल टैंकर और कार्गो शिप की आवाजाही को रोकने के लिए ईरान नेवल माइंस बिछा रहा था, ताकि अगर कोई भी शिप होर्मुज से गुजरे तो उन्हें उड़ा सके। लेकिन अमेरिकी रडार ने ईरानी बोट्स की हरकत पकड़ ली और एक एक कर अमेरिकी सेना ने उन्हें डुबा दिया। नेवल माइंस होती क्या है और ये किस तरह से काम करती हैं, इसे भी समझ लीजिए। नेवल माइंस पानी के नीचे लंगर के सहारे बिछाई जाती हैं। पानी की सतह से 5 से 7 मीटर नीचे ये रहती हैं। इन्हें भारी भरकम लोहे के एंकर के सहारे उस लोकेशन पर लगाया जाता है जहां से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। जैसे ही जहाज इसके संपर्क में आते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और जहाज के चिथड़े उड़ जाते हैं। होर्मुज को बंद करने के लिए ईरान यही काम कर रहा था, लेकिन अगर ईरान की पूरी सेना भी खत्म हो जाए, होर्मुज के आसपास अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना आ जाए, नेवल माइंस से कार्गो शिप को कोई नहीं बचा सकता है। नेवल माइंस 2 तरीके के होते हैं। पहला, कॉन्टैक्ट माइंस, जो सीधे जहाज से टकराने के बाद फटते हैं, और दूसरा, इन्फ्लुएंस माइंस, जो जहाज को छुए बिना ही उसके मैग्नेटिक वाइब्रेशन, आवाज या पानी के दबाव में बदलाव के बाद फटते हैं। इस वीडियो से समझिए समंदर के अंदर नेवल माइंस कैसे काम करती हैं। नेवल माइंस में केमिकल से भरे इस तरह के ग्लास लगे होते हैं। जैसे ही जहाज हॉर्न बजाते हैं, पानी में मैग्नेटिक वाइब्रेशन के बाद पानी का दबाव ग्लास पर पड़ता है। केमिकल से भरे ग्लास का ऊपरी हिस्सा टूटकर अंदर की तरफ धक्का देता है, जिसके बाद केमिकल रिलीज होता है और ग्लास में लगे तार के जरिए केमिकल बैटरी चार्ज कर देता है। इसके बाद एक पतली तार से बिजली पैदा होती है। ज्यादा गर्मी के कारण बैटरी नेवल माइंस में लगे डेटोनेटर का ट्रिगर दबा देती है और धमाका हो जाता है। अमेरिका होर्मुज में इन्हीं माइंस को बिछाने वाले छोटे छोटे जहाजों को मारने का दावा कर रहा है, लेकिन होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए ईरान ने समंदर से लेकर सतह तक माइंस का जाल बिछा रखा है। माइंस से भरे ईरान के पास 100 से ज्यादा स्पीड बोट हैं, जो होर्मुज में तेजी से शिप पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे जहाजों से भी माइंस को फायर किया जा सकता है। 8 से 12 घंटे तक पानी की सतह के नीचे ये छिपे रह सकते हैं और जैसे ही कोई जहाज आता है, उन्हें हिट कर देते हैं। इसके अलावा ईरान के पास छोटी छोटी पनडुब्बियां हैं, जो समंदर के नीचे सीक्रेट तरीके से माइंस को बिछा सकती हैं या फिर किसी भी जहाज को टारगेट कर उड़ा सकती हैं। इसलिए ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में कोई माइंस लगाई है तो उन्हें तुरंत हटा दे। अगर नहीं हटाया तो ईरान को पहले से ज्यादा खतरनाक नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। उसने साफ कह दिया है कि कोई भी जहाज अगर होर्मुज से गुजरा तो उसकी कब्र बननी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईरान का मंसूबा साफ है कि वो माइंस के जरिए अब हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकेगा। लेकिन ये माइंस कितने प्रकार के होते हैं और ये काम कैसे करते हैं, यहां ये जानना और समझना जरूरी है। माइंस 6 प्रकार के होते हैं। पहला, नेवल माइन। समंदर के अंदर पानी के नीचे ये बिछा हुआ एक विस्फोटक डिवाइस है, और अगर कोई जहाज इनसे पानी में टकराता है तो फिर अंजाम क्या होता है आप खुद सोच सकते हैं, ये ब्लास्ट करता है। दूसरा है लिम्पेट माइंस, इसे सेल्फिश भी कहते हैं। इस डिवाइस में एक फ्यूज होता है जो देर से धमाका करता है। इन माइंस में छोटे एक्सप्लोजिव चार्ज होते हैं और इनका इस्तेमाल जहाजों को डुबाने के बजाय उन्हें रोकने के लिए किया जाता है। तीसरा है मूर्ड माइंस, ये समुद्र के तल में फिट किया जाता है। पानी के अंदर गहराई में ये तैरते रहते हैं। जहाज से टक्कर के बाद इनमें धमाका हो जाता है। चौथा है बॉटम माइंस, इसे भी समंदर की गहराई में ही फिट किया जाता है। इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स जहाज का पता लगाते हैं। जहाज के वाइब्रेशन, उसकी आवाज, मैग्नेटिक सिग्नल या प्रेशर से इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। ईरान युद्ध में अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां इजराइल ने दुनिया भर में प्रतिबंधित खतरनाक बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये बम इंसान को गोली या मिसाइल्स की तरह एक बार में खत्म नहीं करता, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारता है। जहां भी ये बम गिरता है वहां पेड़ पौधे तक सूख जाते हैं, हवा में जहर भर जाता है। इजराइल ने लेबनान में यही बम गिराया है।
लेबनान के आसमान में आग के साथ बरस रहा ये बारूद क्या हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा? जंग में उलझे इजराइल ने क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ आखिरी बिगुल फूंक दिया? दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार। मिडिल ईस्ट में विनाश की कभी ना भूलने वाली कहानियां लिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट से युद्ध की इतनी भयानक तस्वीरें आ रही हैं जिसे किसी भी वॉर जोन में अब तक शायद ही देखा गया हो। अभी तक ईरान में हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक तबाही देखी, बिल्डिंगों को जमींदोज करने वाले धमाके देखे, आग के शोलों में घिरे शहर दिखाई दिए। लेकिन अब सफेद मौत को लेकर किया जा रहा डराने वाला दावा इजराइल के ऊपर जंग में उन हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है जिस पर दुनिया ने दशकों पहले प्रतिबंध कर दिया है। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए लेबनान पर फास्फोरस बम दाग दिए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल की नींद उड़ा रखी है। पिछले कुछ हफ्तों में हिजबुल्लाह के हमलों में बढ़ोतरी देखी गई और उसने इजराइल के कई ठिकानों पर घातक हमले किए और अब आशंका जताई जा रही है कि युद्ध भूमि में फ्रंट फुट पर आने के लिए इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर दिया है। फास्फोरस बम महाविनाश का हथियार है, एक ऐसा हथियार जो जहां गिरता है वहां इंसान तो छोड़िए पेड़ पौधे भी जलकर राख हो जाते हैं। इंसान की हड्डियां गलने लगती हैं, तड़प तड़प कर मौत होती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन ने दावा किया है कि उसने इजराइल ईरान जंग में हवा में फटते सफेद धुएं वाले गोले की तस्वीरें और वीडियो देखे हैं। ये पैटर्न फास्फोरस बम दागने की सूरत में होता है। हालांकि इजराइल ने फास्फोरस बम इस्तेमाल करने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था तो इसी अमेरिका ने हाय तौबा मचा दी थी। ये मानवता के खिलाफ अपराध है, ये इंसानियत पर डायरेक्ट अटैक है। ऐसे में अगर इजराइल ने वाकई हिजबुल्लाह के खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है तो ये बेहद चिंता की बात है, क्योंकि फास्फोरस बम वर्तमान में जंग जीतने के लिए भले ही दागा जाता है लेकिन इससे आने वाली कई नस्लें तबाह और बर्बाद होती हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है फास्फोरस बम। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल होता है। फास्फोरस का रंग कई बार पीला नजर आता है। हवा में ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह खुद ब खुद जलने लगता है। यही वजह है कि इसे वैक्यूम कैनिस्टर में या पानी में डुबो कर रखते हैं। ये परमाणु बम की तरह व्यवहार करता है। जब तक फास्फोरस पूरी तरह जलकर खत्म नहीं होता तब तक आग और तबाही फैलाता रहता है। धमाका होने पर फास्फोरस के छोटे छोटे कण हवा में फैल जाते हैं। ये कण ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगते हैं, आसपास की सारी ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। जलते फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। 1977 के जेनेवा कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके इसका इस्तेमाल होता रहा है। इराक युद्ध में अमेरिका ने फास्फोरस बम फेंके, रूस ने यूक्रेन में फास्फोरस बम गिरा, फिलिस्तीन में भी इजराइल ने फास्फोरस बम दागने का दावा किया गया और अब लेबनान में इजराइल के फास्फोरस बम फोड़ने के दावे हो रहे हैं। फास्फोरस बम का मुख्य इस्तेमाल धुआं बनाने में होता है ताकि दुश्मन को दिखाई ना दे। ये सिर्फ बम में ही नहीं इस्तेमाल होता, हैंड ग्रेनेड, ग्रेनेड लॉन्चर, टैंक के गोले, छोटे रॉकेट और मोर्टार से भी फेंका जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि फास्फोरस बम इंसान पर क्या असर करता है। इंसानी शरीर को तेज असहनीय जलन होती है। जलता फास्फोरस शरीर से चिपक जाता है, त्वचा के संपर्क में आने पर खतरनाक केमिकल बनाता है, शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचता है, शरीर झुलस जाता है, कई बार हड्डियां तक गल जाती हैं, धुएं से दम घुटता है जिससे मौत भी हो सकती है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध अपराध है, लेकिन इस अपराध को करने वालों को अब तक कोई सजा नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की वजह से भारत में तेल और गैस का संकट है, या कुछ लोग सिर्फ अफवाहें फैलाकर देश में अफरा तफरी फैलाने में लगे हैं? रातों रात इस तरह से अफवाहें फैलाई गईं कि देश के कई इलाकों में लोग सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हो गए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। जो दिख रहा है वो आधा सच है और बाकी का सच ये है कि देश में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। आग की तरह फैली अफवाहों ने कड़ी धूप में लोगों को कतारों में खड़ा कर दिया। लखनऊ, नोएडा, सीतापुर, देवरिया, पटना, औरंगाबाद, बेतिया, रांची, एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगी।
लोग परेशान हैं कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं। ईरान इजराइल में युद्ध के माहौल में कालाबाजारियों ने अफवाहें फैला दी। बावजूद इसके कि सरकार बार बार दावा कर रही है कि देश में एलपीजी और तेल की कोई कमी नहीं। आप नियम कायदों का पालन करें तो आपको आसानी से सिलेंडर मिल जाएगा। सरकार के पास पर्याप्त स्टोरेज। मैं देशवासियों को कहूंगा, कांग्रेस, लेफ्ट और इनके इकोसिस्टम द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से सतर्क रहे, सावधान रहे। लेकिन अफवाहों की गर्म हवा ने लोगों के आंख और कान बंद करके पहले लखनऊ की तस्वीर दे रहे थे बराबर। अब क्या हो गया? पहले ये देखिए कितने थे, कितनी देखिए कितने तारीख को, 11 तारीख को पूछे, 27 को फिर बुक हो गई। 10 दिन से गाड़ी नहीं आई है। ये गाड़ी आज 10 दिन के बाद लगी है। हाँ 10 दिन बाद ही सिलेंडर गाड़ी ही आई है। 10 दिन बाद तो लाइन तो लगेगी, भीड़ बढ़ेगी। इन्होंने सप्लाई भी नहीं दी 10 दिन से, और गाड़ी आज आई है तो इसलिए सब एकदम से टूट पड़े। नोएडा में सोशल मीडिया पर चलती खबरें देख लोग गैस के गोदामों की तरफ दौड़ पड़े। कुछ लोगों की शिकायत है कि 5 दिन पहले बुकिंग के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा। नोएडा के गोदाम पर एक महिला पहुंची जिनके घर में बेटी की शादी। वहीं एक बुजुर्ग तो गोदाम के मैनेजर से लड़ गए। मैं 1 महीने बाद आ रहा हूँ, फिर भी बुक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? गैस सिलेंडर के लिए लगी लंबी लाइनों की तस्वीर रांची से भी सामने आई है। यहाँ भी लोग गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगे हैं। लोगों के मन में 2 सवाल है। एक, सिलेंडर खत्म हो गया तो क्या होगा, और दूसरा, अगर गैस महंगी हो गई तो क्या होगा। सब जगह आ रहा है कि गैस की जो है किल्लत हो रही है, तो शायद टाइम पे नहीं मिल रहा है। 2-3 दिन पहले मैं आया था तो वहाँ पे बोला कि ट्रक नहीं आ रही है, तो आज मैं आया हूँ, ऑफिस छोड़ करके आया हूँ। सुनने में आ रहा है कि गैस का किल्लत है, गाड़ी ही नहीं पहुंच पा रही है एजेंसी में। तो वहाँ जो एजेंसी वाले लोग से फोन किया तो बोलता है कि अभी गाड़ी ही नहीं आया है। बिहार के बेतिया में भी यही मंजर दिखा। हालात ये हैं कि कुछ लोग तो रात के 2 बजे से ही गैस के गोदामों पर पहुंच गए, काम धाम छोड़कर खाली सिलेंडर लेकर पहुंच गए। क्या हिंदुस्तान में अब हिंदू भजन नहीं बजा सकते? क्या हिंदू घर के अंदर भी हनुमान चालीसा बजाएंगे तो कट्टरपंथी गैंग धावा बोल देगा? ऐसा हुआ है। नफरतियों ने योगी के प्रदेश में हिंदू परिवार पर हथौड़े, लाठी, डंडों से हमले की जुर्रत की है, लेकिन योगी फोर्स ने हाथों हाथ उनका ट्रीटमेंट भी कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला और कट्टरपंथियों का इलाज कैसे किया गया, आप खुद देख लीजिए। ये देखो, इस मुल्ले ने मारा, इसने मारा, देखो मेरे पापा को, ये देखो, लेडीज पे हाथ उठा, लेडीज पे हाथ उठा रहा, देखो मेरी, ये बिहारी करके हमें वो करते हैं। ये देखो, मैं लेडीज पे हाथ उठा रहा है, ये लेडीज पे हाथ उठा रहा है, देखो। हम छोड़ के चले जाएंगे। और क्यों जाएंगे? अभी इसी के क्या हम मार पीट थोड़ी खाते रहेंगे यहाँ रह के। जिसने माहौल खराब किया होगा उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। दिल्ली में होली पर गुब्बारा गिरने से एक हिंदू को मार दिया जाता है। यूपी में हनुमान चालीसा बजाने पर हिंदू परिवार पर हमला कर दिया जाता है। ये 2 तस्वीरें समाज के बिगड़ते माहौल के सच को दुनिया के सामने रख रही हैं। हिंदुओं के खिलाफ एक के बाद एक कट्टरपंथी साजिशों को डिकोड कर रही हैं। सरेराह हंगामा कटा है। लेडीज पे हाथ उठा रहा है, लेडीज पे हाथ उठा, लेडीज पे हाथ उठा रहा, देखो मेरी, ये देखो, बवाल मचा है। ये आरामुल्ला, इसने मारा, देखो मेरे पापा को, ये बिहारी करके हमें वो करते हैं। ये देखो, मैं लेडीज पे हाथ उठा रहा है, लेडीज पे हाथ उठा रहा है, मारपीट हो रही है। लेडीज पे हाथ उठा, इसने मारा, देखो मेरे पापा को, ये देखो, ये पूरे मुंह से खून निकाल दिया। ये घर में घुस के मारा हमें, देखो, ये यहाँ पे हमारे घर में घुस के मारा इस मुल्ले ने। ये इनका घर है, ये कह रहे हैं हिंदू नहीं रहेंगे यहाँ। मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लग गए। हिंदू अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर। कट्टरपंथियों ने सारी हदों को पार कर दिया है। ये कह रहे हैं हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। ये शोर सुन के मैं ऊपर से नीचे आया था। कुछ लोग भी थे कि आपस में बीच बचाव कराया, और बीच बचाव करा के एक पार्टी गली के बाहर चली गई थी, एक पार्टी ही रह गई थी।
इधर हनुमान चालीसा बजाने पर कट्टरपंथियों की जमात इस हिंदू परिवार पर टूट पड़ी। ये पूरे मुंह से खून निकाल दिया। ये सुबह 8 बजे करीब हनुमान चालीसा बज रही थी, उससे दिक्कत थी। उसने एक बार आके कहा नहीं कि बंद कर दो, आवाज कम कर लो। उसके अगले दिन ही वो सीधा घर में घुस गया, घर में घुस के मारा। फिर उसके बाद से कितने लोग होते हैं? ये 3 लोग थे उस टाइम तो मौके मौजूद। फिर बाद में वो फोन कर रहा था, वीडियो में दिख रहा है वो बंदा फोन कर रहा था और उसने बाद में बुलाए थे। मारपीट के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कट्टरपंथी सड़क पर निकलकर हिंदू परिवार को टारगेट कर रहे हैं। घर के बुजुर्गों से लेकर घर की महिलाओं तक को निशाना बना रहे हैं। वो मेरी बहन के सर पे हथौड़ा मार रहा था, मेरे बाप को यहाँ के दबा के मार रहा था, मेरे को बाइक पे गिरा के मेरे पे हथौड़े बरसाए जा रहे। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में रहने वाले इस हिंदू परिवार का आरोप है, हनुमान चालीसा बजाई गई तो कट्टरपंथी इसके विरोध में जमा हो गए। हथौड़े और डंडों से हिंदू परिवार पर धावा बोला गया। परिवार की महिलाओं के साथ मारपीट की गई। नंदग्राम का ये घर है और इस घर के अंदर हनुमान चालीसा बजाया जा रहा था, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। कट्टरपंथियों की इस हरकत के बाद हिंदू परिवार दहशत में है, इसीलिए वो नफरतियों के डर से अपना मकान तक बेचकर जाने को तैयार हो गए हैं। घर बिकाऊ है कि पोस्टर मकान के आगे चस्पा कर दिए गए हैं। हम यहाँ मकान बेच के जाएंगे, हम लोग डरे में। हिंदू परिवार का कहना है कि न जाने कब कट्टरपंथी फिर से उन पर हमला कर दें। ऐसे में पलायन ही उनके पास एकमात्र रास्ता है। उनका आरोप तो यहाँ तक है कि आरोपी अपनी दुकानों पर हथियार भी रखते हैं। तो लोग उनके बाहर बिरयानी की दुकान है जहाँ उन्होंने हथियार रख रखे हैं, कुछ हथौड़े उथौड़े, और फिर वो बाहर से उधर से फिर भागते हुए वो लेकर आए थे। तब मैंने वो वीडियो बनाई थी सर। योगी के प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हिंदू परिवार घर छोड़कर जाएं, उससे पहले ही उपद्रव मचाने वाले नफरतियों जीशान, ताहिर और राशिद को पुलिस ने सलाखों के पीछे डाल दिया। थाना नंदग्राम में मुकदमा पंजीकृत करके 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम जीशान, ताहिर और राशिद हैं। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अभी आपने देखा इस रिपोर्ट में, लेकिन इन दिनों इनकी बेचैनी का मीटर थोड़ा ज्यादा ही हाई हुआ पड़ा है। तभी तो ये कहीं हिंदुओं पर जानलेवा हमला कर रहे हैं, तो कहीं मंदिर समिति के फैसले पर जहर उगल रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन के फैसले पर मियां जी भड़क गए, जबकि हिंदू पूछ रहे हैं कि दूसरे मजहब के लोगों का वहां काम क्या है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है सभी जगह जाने का। बहुत सोच समझ करके पॉलिसी सरकार ने प्रयास किया है। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा से ठीक पहले बड़ा फैसला। गैर सनातनियों का, ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। गैर सनातनियों की केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में नो एंट्री। मंदिर समिति द्वारा धाम में गैर सनातनियों के प्रवेश पर प्रतिबंध का निर्णय सर्वथा स्वागत योग्य। सनातन गैर सनातनी को प्रवेश कराएंगे, ये एक अच्छा कदम नहीं है। ये नई परंपरा जो निकली ये गलत है। इसके लिए एक दूसरे के भाईचारे की दूरी को दूर करना चाहते हैं, तो दूर से। अब बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास गैर सनातनी फटक भी नहीं पाएंगे। मंदिर में सनातनी होंगे, भोले का उद्घोष होगा, घंटे और शंख की पवित्र आवाज होगी। लेकिन नहीं होगी तो गैर सनातनियों की छाया, जिससे सनातनियों की पवित्रता पर 4 धाम यात्रा के दौरान खतरा मंडराता रहता है। इसलिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने सनातनियों के अलावा दूसरे मजहब के लोगों की एंट्री को भी पूरी तरह से बैन कर दिया है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन आने वाले 45 और मंदिरों में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस रोक के तहत गैर हिंदू मंदिर परिसरों और गर्भगृहों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मंदिर समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है और इसके पीछे सीधा तर्क दिया है कि 4 धाम कोई पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक केंद्र हैं। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अब इन धामों में केवल सनातन धर्म में आस्था रखने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। समिति ने फैसला ले लिया है, लेकिन अभी यह प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार को भेजा जाना बाकी है। सरकार का फैसला ही इस पर आखिरी मुहर होगी।
इस फैसले का एक तरफ जहां साधु संत स्वागत कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को इससे मिर्ची लगी हुई है। पहले तो बहुत साहसिक कार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा और बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा किया गया, और ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत आवश्यक था। गैर सनातनियों को यहाँ पर प्रवेश वर्जित रहेगा, अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये मंदिरों पे रोक लगाना और पूजा पाठ नहीं करवाना, ये कोई अच्छी बात ही नहीं है। तो कौन है गैर शरणार्थी? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है सभी जगह जाने का। मंदिर समिति ने साफ कह दिया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में मियां भाई का कोई काम नहीं है, तो भाईजान इस फैसले से भड़के क्यों हुए हैं? जैसे सनातनियों के लिए 4 धाम है, वैसे ही मियां भाई के लिए मक्का मदीना। मंदिर समिति ने अभी गैर सनातनियों के एंट्री बैन का प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि मक्का मदीना में तो गैर मुसलमानों को एंट्री लंबे समय से प्रतिबंधित है। यहाँ सवाल उठता है कि जब हिंदुओं को इससे कोई परेशानी नहीं है, तो मियां भाई को केदारनाथ बद्रीनाथ में एंट्री बैन से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या ये फैसला मियां भाई की धार्मिक स्थलों पर साजिश को नाकाम कर देगा, इसलिए भाईजान बौखलाए हुए हैं? फिलहाल केदारनाथ बद्रीनाथ में गैर हिंदुओं के एंट्री बैन के फैसले पर गेंद अब धामी सरकार के पाले में है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब केदारनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 22 तारीख से और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल से खुलने वाले हैं, और सरकार ने यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। धार्मिक मर्यादा को लेकर किए गए इस फैसले को सरकार से हरी झंडी मिलेगा या नहीं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि वक्त कम है और रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डॉक्टर का धर्म होता है कि वो मरीज का इलाज करे, चाहे वो कोई भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्म पूछकर टीका लगाने का खुलासा हुआ है। पेशेंट ने जैसे ही खुद को हिंदू बताया, मुस्लिम महिला डॉक्टर ने उसके साथ क्या किया, आप खुद देख लीजिए इस रिपोर्ट में। नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया, तो उसने पूछा आप कौन हो? मैंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। मैंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। नानाज नाम की डॉक्टरनी बैठी हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, बोले हिंदू हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले जाओ, हम हिंदुओं को टीका नहीं लगाते। अगर आप हिंदू हैं तो फिर टीका नहीं लगेगा। मुस्लिम लेडी डॉक्टर का फरमान, इंजेक्शन सिर्फ भाईजान को। एएनएम ने पहले नाम पूछा, फिर धर्म पूछा, फिर हिंदू सुनते ही महिला डॉक्टर भड़क सरकारी टीका हिंदू को लगाने से इनकार कर दिया। सोमवार के दिन हम गए थे, तो मैनाज नाम की डॉक्टरनी बैठी हुई थी वहाँ पे, और उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, बोले हिंदू हो? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले जाओ, हम हिंदुओं के टीका नहीं लगाते हैं, और ताला मार के हमें धक्का देके वो चली गई वहाँ से। आप सोच रहे होंगे कि एएनएम टीका लगाने से कैसे मना कर सकती है, लेकिन ये सच है। यूपी के बदायूं में मुस्लिम एएनएम हिंदुओं को टीका नहीं लगाती। हिंदू अगर टीका लगवाने चाहती तो एएनएम महनाज पहले उन्हें टरकाने की कोशिश करती है, फिर उनका धर्म पूछा जाता है। हिंदू बताने पर उन्हें इंजेक्शन लगाना तो दूर, उन्हें धक्के मारकर चैम्बर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनको परेशान किया जाता है और उन्हें टहलाया जाता है कि हम टीका आज नहीं लगेगा, कल आओ, परसों आओ, ये करके भगा दिया जाता है। और शिकायत भी हुई है टीकाकरण के संबंध में कि एक महिला कार्यकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया गया, और हिंदू होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया गया कि हम टीका नहीं लगाएंगे, तुम्हें जो कुछ भी करना हो वो कर लो जाके। धर्म पूछकर इंजेक्शन लगाने की खबर जैसे ही फैली, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए और बदायूं के दातागंज स्वास्थ्य केंद्र पर धावा बोल दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इसे वैक्सीन जिहाद बता रहे हैं। ये हो सकता है ये भी एक जिहाद का एंगल हो, क्योंकि इस टाइम मौजूदा समय में जिहाद के एंगल भी बहुत हो गए हैं। लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, गर्भ जिहाद है, हिंदू महिलाओं को गर्भनी बच्चों को मार दिया जाता है। हो सकता है टीकाकरण ना करके हिंदू महिलाएं गर्भवती ना हो। हालांकि दातागंज सीएचसी के अधीक्षक इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आरोपी एएनएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।